हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास यादव। और आज मैं स्टार्ट करेंगे नए सेमेस्टर की 6 सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है। तो इस सेमेस्टर की 6 सेम का पहला सब्जेक्ट है जिसकी आज हम पहली यूनिट शुरू करेंगे। और पहली यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम ये देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेशन एंड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल। यूनिट 3 रेफ्रिजरेंट्स। यूनिट 4 में है एयर कंडीशनिंग। एंड यूनिट 5 में है रेफ्रिजरेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और आज जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वही यूनिट नंबर 1। और इसमें हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। तो इस यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। और आज पार्ट ए में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक इस प्रकार है: इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, एंड सीओपी। तो ये टॉपिक है जो आज की यूनिट में हम कवर करेंगे। और इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान सुनिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट का बेस है। आज जो हम पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से मैक्सिमम टॉपिक पूरे सब्जेक्ट का बेस है। इट मींस क्या है, वो टॉपिक आने वाले हर एक यूनिट में आपको मिलेंगे। तो इस यूनिट को पार्ट ए हो चाहे नेक्स्ट में पार्ट बी पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्यों? हमारा कोई सब्जेक्ट तभी अच्छा होता है जब उसका बेस अच्छा हो। और यूनिट नंबर 1 क्या है? इस पूरे का बेस है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड सीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द सीओपी रेंज फॉर रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बेसिस पर यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक। सो अब हम आते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे आज कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है। क्यों? हम अगर हमें ये पता हो कि वो सब्जेक्ट है क्या और उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा तभी लगता है जब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या, बेसिक उस सब्जेक्ट का बेसिक क्या है, उस सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है। या ह्यूमन लाइफ में उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इस सब्जेक्ट के दो पार्ट है, एक है रेफ्रिजरेशन और एक है एयर कंडीशनिंग। तो बिल्कुल बेसिक में पढ़ते हैं कि व्हाट इज और एयर कंडीशनिंग क्या है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग क्या है? तो रेफ्रिजरेशन क्या है? बेसिकली रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को रिमूव करते हैं और हाई टेम्परेचर में उसको हम ट्रांसफर करते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या बेसिकली? तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से को रिमूव करते हैं और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, घरों में जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वहां पे क्या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है। हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग के। जो सेकेंड पार्ट है वो एयर कंडीशनिंग। व्हाट इज एयर कंडीशनिंग? एयर कंडीशनर क्या है? एयर, एसी सबने देखा होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग एसी का यूज भी करते होंगे, सबने देखा होगा। बट वो है क्या? ठीक है। सो एयर कंडीशनर क्या है? सो एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एन ऑक्यूपाइड स्पेस टू इंप्रूव द कंफर्ट ऑफ ऑक्यूपेंट्स। ठीक है। कंफर्ट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, कंफर्ट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एयर है, जिस स्पेस को हमें, जिस स्पेस में हमें इंप्रूवमेंट करना है, यहाँ पे कंफर्ट कंडीशंस बनानी है, तो उस स्पेस में जो एयर आ रही है वहां से हीट
करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एयर कंडीशनिंग. सो एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड मॉइस्चर from the interior of an occupied space to improve the comfort of occupants. तो ये था कि रेफ्रिजरेटर क्या है और एयर कंडीशनिंग क्या है. ठीक. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाई टू स्टडी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ठीक है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा इसको पढ़ने से है. सो स्टडी आरएसी सेट को पढ़ना बहुत जरूरी है. क्यों, क्या कूलिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी हम कूलिंग सिस्टम के डिजाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं उनको, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, या इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम हो गया, इन सब की जब डिजाइनिंग करते हैं या इन सब को जब बनाते हैं तो इसके पीछे का जो बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है वो क्या है. इनके पीछे जो बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है वो क्या है. ठीक है, तो वो प्रिंसिपल को हम समझते हैं थ्रू द सब्जेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. इस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की स्टडी करके हम ये समझते हैं कि जो भी ये रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग या इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम्स हैं, इनकी डिजाइनिंग करने के लिए कौन से थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल यूज होते हैं, इसको समझते किसके थ्रू है, इस सब्जेक्ट को पढ़ के. सेकंड क्या है, इट कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कंफर्ट, फूड प्रिजर्वेशन एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस. आरएसी का यूज हम ह्यूमन कंफर्ट्स के लिए भी करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी करते हैं, और बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी करते हैं. सो बेसिक क्या है कि अगर आरएसी को हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो भी ये इक्विपमेंट बन रहे हैं, जो भी रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट बन रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग है, इसके पीछे बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है और वही प्रिंसिपल क्यों यूज हो रहा है इन सिस्टम की डिजाइनिंग करने के लिए. जो नेक्स्ट है इसमें की रीजंस टू स्टडी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ठीक है, सो पहला क्या है, इंपैक्ट ऑन डेली लाइफ. फर्स्ट वन क्या है, इंपैक्ट ऑन डेली लाइफ. सो इंपैक्ट ऑन डेली लाइफ क्या है. सो देखो, air conditioning and refrigeration system plays a significant role in modern life, providing comfort in hot climates, preserving food, and supporting medical applications, making this field highly relevant to society. पहला क्या है कि जो आरएसी है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, इसका डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है. कैसे, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं इसको. ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं. अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत मतलब हॉट क्लाइमेट्स है, तो वहां पर ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं. सेकेंड रीजन क्या है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो स्टडिंग दिस फील्ड अलाउस यू टू गेन एक्सपर्टीज इन थर्मोडायनेमिक्स, heat transfer, fluid mechanics, and control system, which are fundamental principles applied in various engineering disciplines. इस सब पढ़ के, इस फील्ड को पढ़ के हम थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स या कंट्रोल सिस्टम में एक्सपर्टीज गेन कर लेते हैं. ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग की वेरियस डिसिप्लिन में यूज होती हैं. ठीक है, थर्ड वन क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज. तो आरएससी की फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, सो ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ओपन्स डोर टू डाइवर्स कैरियर पाथ्स लाइक designing, installing, maintaining and servicing HVAC system in residential, commercial and industrial settings. ठीक, तो ये था कि हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्यों पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आरएसी. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस क्या है, तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है और एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का जो एप्लीकेशन मेन है वो है फूड प्रोसेसिंग का, नॉर्मल देख रखा होगा, या फूड स्टोरेज के लिए करते हैं कि घर में फ्रिज है ना, तो वहां पर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, या फूड को स्टोर भी करते हैं. तो पहले एप्लीकेशन क्या है, फूड प्रोसेसिंग. So refrigeration is used to process food products such as meat, poultry, dairy, fish and fruits. Second application है food storage. Next application food storage. तो रेफ्रिजरेशन का यूज हम फूड को स्टोर करने के लिए भी करते हैं.
जो नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, used to cool concrete for dams, treat air for blast furnace and cold treat metals. तो इंडस्ट्री में भी रेफ्रिजरेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, लाइक जो डैम में जो कंक्रीट होती है उसको कूल करने के लिए, ट्रीट एयर फॉर ब्लास्ट फर्नेस के लिए, एंड कूल्ड क्रिएट। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन की है वो है क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज हम क्रायोजेनिक्स में भी करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एयर कंडीशनिंग, कि एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस कहाँ है। तो बेसिकली एयर कंडीशनिंग का यूज हम इंडोर स्पेस को कूल करने के लिए करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है इंडोर स्पेसेस में, तो एयर कंडीशनिंग इज यूज्ड टू कूल इंडोर स्पेसेस, कंट्रोल टेम्परेचर, मॉइस्चर, क्लीननेस, ओडोर एंड सर्कुलेशन। जो सेकेंड एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग की वो है ट्रांसपोर्टेशन, शिप्स और ट्रक्स में एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है एविएशन में, सो एयर कंडीशनिंग इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स। तो ये बेसिक एप्लीकेशन थी कि रेफ्रिजरेशन का यूज कहां पर होता है और एयर कंडीशनिंग का यूज कहां पर होता है। तो अभी हमने जो लास्ट कुछ स्लाइड्स पढ़ी हैं तो उसमें हमने ये जाना कि एयर कंडीशनिंग क्या है या रेफ्रिजरेशन क्या है, फिर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद से जो हमने अभी जो स्लाइड्स देखी है, जो पढ़ा टॉपिक, उसमें हमने ये पढ़ा है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस कहां कहां पर है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? बेसिकली रेफ्रिजरेशन है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन क्या है? तो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बहुत ही आसान समझना है। रेफ्रिजरेशन क्या है? तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग। और इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल पे वर्क करता है ना। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो क्या करा कि एक बार लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, जिस स्पेस में वहां से हमने हीट निकाली, ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया, जैसे हम हीट निकाल के बाद छोड़ देंगे फिर से वहां पर टेम्परेचर वो हायर टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। एंड द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस कोल्ड और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, वो डिवाइस जिसका यूज कोल्ड या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम और रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं उसे? रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेशन क्या है। तो बेसिकली क्या है रेफ्रिजरेशन? तो रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन टेम्परेचर continuously, refrigeration system must run on a cycle. The device used to produce cold or refrigeration effect is called refrigeration system or refrigerator. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है? तो जो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है उससे हम बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? टीआर से। जिसको किससे डिनोट करते हैं? टीआर से। सो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज डिनोटेड बाय टीआर। अब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है ना? तो बेसिकली टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट that is to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade in order to convert it into ice at 0 degree centigrade in 1 day. नहीं समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट क्या है? सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट that is to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade in order to convert it into ice at 0 degree centigrade in 1 days. तो क्या डेफिनेशन उसकी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिस जो कि हम रिमूव करते हैं 1 टन ऑफ वाटर से एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि वो
आइस में कन्वर्ट हो जाए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 डे और 24 आवर्स। तो ये था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर रेट। जो टन ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो क्या डिनोट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर रेट। अब हम निकालेंगे कैसे भाई कि 1 TR की वैल्यू कितनी होगी। सो हमें पता है कि लेटेंट की लेटेंट हीट क्या होती है, 335 किलो जूल पर किलोग्राम। जो आइस है उसकी लेटेंट हीट क्या होती है, 335 किलो जूल पर किलोग्राम। सो 1 TR इज इक्वल टू 335 इंटू 1000 किलो जूल इन 24 आवर। मैं बताया था ना कि 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। तो 1 TR इज इक्वल टू 335 इंटू 1000 किलो जूल इन 24 आवर। ठीक है, अब इस 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1000 इंटू 335 अपॉन 24 आवर इंटू 60, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 232.6 किलो जूल पर मिनट। तो 1 TR की वैल्यू कितनी होती है, 232.6 किलो जूल पर मिनट। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो 1 TR की वैल्यू लेते हैं वो कितनी होती है, 210 किलो जूल पर मिनट। कितनी वैल्यू होती है, 210 किलो जूल पर मिनट। मतलब 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है methods of refrigeration. So basically there are 8 methods of refrigeration. फर्स्ट वन है आइस रेफ्रिजरेशन, सेकेंड वन है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, थर्ड वन है इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन, फोर्थ वन है लिक्विड रेफ्रिजरेशन, फिफ्थ वन है गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन, सिक्स वन है एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, सेवेंथ वन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एंड लास्ट वन है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। तो ये 8 मेथड्स हैं किसके, रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस सारे मेथड्स को हम एक एक करके आने वाली स्लाइड से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हर एक मेथड्स में रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कैसे होता। सो फर्स्ट वन है आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराना methods है. So refrigeration by ice had been used successfully in the early days. It is a direct contact refrigeration system which is used for small load application. तो जब जो आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो शुरुआत के दिनों में यूज किया जाता था और ये एक टाइप का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि स्मॉल लोड के लिए यूज होता है। इस मेथड्स में क्या करेंगे, इन दिस मेथड्स द रेफ्रिजरेटेड स्पेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइस एंड ऑर्डिनरी ice is used for keeping the space at low temperature below the surrounding। क्योंकि मैंने बताया क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसमें क्या करते हैं, जिस रेफ्रिजरेटेड स्पेस को हमें क्या करना है, कूल करना है। जिस स्पेस में हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उस पर क्या करते हैं, उसको हम एक आइस के कांटेक्ट में ले आते हैं, ठीक है, और वहां पर हम एक ऑर्डिनरी आइस को यूज करते हैं और उस स्पेस में रख देते हैं। जिस स्पेस में हम ऑर्डिनरी आइस को रखेंगे तो वहां का टेम्परेचर जो होगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो जाएगा। तो टू यूज द आइस फॉर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ए क्लोज्ड एंड इंसुलेटेड चैम्बर इज रिक्वायर्ड। अगर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आइस का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें एक क्लोज्ड और इंसुलेटेड चैम्बर की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर जो इस डायग्राम में दिखा रखा है, ऑन वन साइड ऑफ द चैम्बर आइस इज केप्ट। चैम्बर के एक तरफ क्या रखते हैं, हम आइस रखते हैं, while on the other side there is a space which is to be cool। मतलब क्या है कि एक तरफ चैम्बर के एक तरफ हम क्या रखेंगे, आइस, और दूसरी तरफ कौन सा स्पेस होगा, जिस स्पेस को हमें कूल करना होगा। देखो एक पे क्या रखा हमने, यहाँ पर आइस ब्लॉक रखा है और यहाँ पर क्या है, इस स्पेस को हमें कूल करना है। तो ये था आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो नेक्स्ट मेथड है वो है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेसिकली ड्राई आइस होता क्या है, तो ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सो ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग द टेम्परेचर ऑफ -78 डिग्री सेंटीग्रेड। Dry ice is usually packed in the frozen food cartons along with the food that has to be kept frozen for long intervals of time।
तो ड्राई, अब ये मेथड करते कैसे, इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में क्या है कि ड्राई आइस को हम उन कार्टून्स में रखते हैं जिसमें कि फूड रखा होता है जिसको कि हमें फ्रोजन करना है। इट मींस क्या है, जिस फूड को हमें फ्रोजन करके रखना है या फ्रीज करके रखना है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं, ड्राई आइस को हम पैक कर देते हैं। सो व्हेन द ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, इट कीप्स द फूड फ्रोजन। जब वो ड्राई आइस हीट गेन करके फूड का वेपर में कन्वर्ट होती है तो क्या करती है, उस फूड को फ्रोजन करके रखती है। सो ड्राई आइस इज यूजुअली पैक्ड इन द फ्रोजन फूड, जैसा कि इस डायग्राम में शो रखा है। फ्रोजन food cartoons along with the food that has to be kept frozen for long intervals of time. So when the dry ice gets converted into vapor state, it keeps the food frozen. So the process of dry ice refrigeration is nowadays being used for freezing the food in aircraft transportation. तो जो ये आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसका यूज प्रेजेंट टाइम में हम एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं फॉर प्रिजर्विंग द या फ्रीजिंग द फूड्स। जो नेक्स्ट मेथड है वो है इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन। कि इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अब बात आती है इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन क्या है। तो इवोपरेटिव कूलिंग इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट कूलिंग टेक्निक that cools the surrounding air using water evaporation technique। तो इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, हम सराउंडिंग एयर को, जो सराउंडिंग की एयर है उसे कूल करते हैं बाय यूजिंग वाटर इवोपरेटिव टेक्निक। इसका जो इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन है, इसका जो यूज करते हैं वो मैक्सिमम डेटा सेंटर या फिर लार्ज आईटी फैसिलिटीज में करते हैं। इट इज यूज्ड इन डेटा सेंटर एंड लार्ज आईटी फैसिलिटीज टू प्रोवाइड एयर कूलिंग ऑब्लिक कंडीशनिंग services। So evaporative cooling works when water is pumped onto a cooling pan until it's completely wet। अब होता क्या, कैसे ये वर्क करता है समझना है चीज को। तो करते किसमें क्या है कि एक कूलिंग पैड होता है, उसको क्या करते हैं हम कंप्लीटली वाटर उस पर पंप करते रहते हैं जब तक कि वो पैड पूरा का पूरा वेट ना हो जाए। सो इवोपरेटिव कूलिंग वर्क्स व्हेन वाटर इज पंप्ड ऑनटू अ कूलिंग पैड अंटिल इट्स कंप्लीटली वेट। तब तक उस पर वाटर को हम पंप करते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली वेट नहीं आता है। जैसे ही वो कंप्लीटली वेट हो जाएगा, उसके पास एक फैन रखा होता है, वो फैन क्या करेगा, उस पैड से, कूलिंग पैड से एयर को ड्रॉन करेगा और उस इन्वायरमेंट में ले जाएगा जहां जिस इन्वायरमेंट को हमें कूल करना है। सो ए फैन नियर द कूलिंग पैड ड्रॉस एयर अराउंड द कूलिंग पैड एंड blows it out in the environment of the surrounding। So the evaporative cooling technique utilizes less energy than other data center cooling techniques। जो नेक्स्ट मेथड है वो है लिक्विड रेफ्रिजरेशन। जैसे नाम से है कि यहाँ पर हम लिक्विड का यूज करेंगे। सो दिस इन्वेंशन रिलेटेड टू अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूटिलाइजिंग अ लिक्विड गैस एज ए कोल्ड रिजर्वायर एंड ए vaporizable refrigerant that is circulated through a vaporizer and a condenser, the latter being situated in heat exchange relation with solid with सॉलिड लिक्विड गैस रिजर्वायर टू कंडेंस द रेफ्रिजरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, यहां पर हम दो चीजें यूज करेंगे। तो दिस इन्वेंशन लेड टू अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूटिलाइजिंग लिक्विड गैस एज ए कोल्ड रिजर्वायर। यहां पर क्या करेंगे, एक लिक्विड गैस का यूज करेंगे एट ए कोल्ड रिजर्वायर के लिए एंड एक वेपोराइजेबल रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे जो कि सर्कुलेट करेगा थ्रू द वेपोराइजर एंड कंडेंसर। सो द वेपर फ्रॉम द लिक्विड गैस इज यूज्ड टू ड्राइव पंप means for circulating the refrigerant through vaporizer and condenser। और इस मेथड को हमने यहां पर डायग्राम में शो कर रखा है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन। गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन। सो व्हेन द गैस इज थ्रॉटल का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो हो रहा है उसको बिल्कुल मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना और बहुत स्लोली वहां से उसको फ्लो को कराना। सो व्हेन द गैस इज थ्रॉटल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन थ्रॉटलिंग वाल्व, इट्स टेम्परेचर reduces
suddenly while its enthalpy remains constant. तो जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है उसको हम कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्या होता है जब किसी गैस को हम थ्रॉटल करते हैं फ्रॉम वेरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन अ थ्रॉटलिंग वाल्व, उसका टेम्परेचर क्या होता है सडनली रिड्यूस कर जाता है और उसकी एंथैल्पी क्या रहती है रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका हम यूज करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। कौन सा प्रिंसिपल का कि व्हेन द गैस इज थ्रॉटल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन अ थ्रॉटल वाल्व, जब थ्रॉटल वाल्व में किसी भी गैस को हम थ्रॉटल करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर जाता है जबकि उसकी एंथैल्पी क्या रहती है constant. So in this system, instead of using freon or ammonia as the refrigerant, the gas is used as the refrigerant. तो इस मेथड हम क्या करते हैं फ्रियोन या अमोनिया का यूज नहीं करते एज रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर हम गैस का यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। देखो इस डायग्राम में हमने यहाँ पर शो कर रखा है दिस, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर हाई प्रेशर गैस, ये क्या है अपरेटस, ठीक है। यहाँ पर क्या है थ्रॉटलिंग प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्या है रेफ्रिजरेटेड स्पेस जिसको कि हमें जहां पर कि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। जो नेक्स्ट मेथड वो है एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन या इसको हम बोलते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको कि हमने यहाँ एक डायग्राम में शो कर रखा है। देखो ये क्या है एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसके जो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, एक्सपेंडर और हीट एक्सचेंजर। सो द कंपोनेंट ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज शोन इन फिगर। इन दिस सिस्टम एयर इज टेकन इनटू द कंप्रेसर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कंप्रेस्ड। हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे, वो कहां जाएगी कंप्रेसर में, कंप्रेसर में उसको क्या करेंगे कंप्रेस्ड करेंगे। जब कंप्रेस्ड करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज कर जाएगा। देन इस कंप्रेस्ड एयर को हम कहां भेजेंगे कूलर या फिर हीट एक्सचेंजर में। जैसे इसको हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे क्या करेगा वहां पर ये हीट को रिलीज करेगा। सो द हॉट कंप्रेस्ड एयर इज कूल्ड इन हीट एक्सचेंजर अप टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उसके बाद जो ये अब यहां से क्या निकलेगी कूल्ड एयर, तो जो कूल्ड एयर है कहां पहुंचेगी एक्सपेंडर में और यहां पर ये एक्सपेंड करेगी। सो द कूल्ड एयर इज देन एक्सपेंडेड इन एन एक्सपेंडर। द टेम्परेचर ऑफ द एयर coming out from the expander is below the atmospheric temperature due to isentropic expansion। तो यहां पर क्या होगा एक्सपेंडर में जो कूल एयर है जो कि हीट एक्सचेंजर से आ रही है वो यहाँ पे क्या करेगी एक्सपेंड करेगी। जैसे ही एक्सपेंड करेगी इसका टेम्परेचर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम हो जाएगा और यहाँ पर एक्सपेंशन कैसा होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब लो टेम्परेचर एयर है, अब जो ये लो टेम्परेचर एयर है जो कि एक्सपेंडर से आ रही है वो कहां पहुंचेगी रेफ्रिजरेटर में, वो कहां पहुंचेगी रेफ्रिजरेटर में। यहां से ये हीट को गेन करेगी, ठीक है, और उसके बाद से कहां पहुंच जाएगी ये कंप्रेसर में। सो द लो टेम्परेचर एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंडर एंटर्स इनटू द केबिन एंड एब्सॉर्ब द हीट एंड प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट टाइप है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको कि मैं डायग्राम में देखने सीधे, ठीक है। सो सिंपल वेपर कंप्रेशन जिसको कि हम वीसीआर से भी बोलते हैं, ए सिंपल होगा कंप्रेसर के बाद इसमें कंडेंसर होगा, ठीक है, कंडेंसर के बाद से एक्सपेंशन वाल्व होगी, ठीक है, और एक क्या होगा इवोपरेटर। तो बेसिकली देयर आर फोर main parts of a vapor compression refrigeration system. First one is compressor, second one is condenser, third expansion valve and fourth one in evaporator। जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है देखो। सो द वेपर एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर एंटर्स द कंप्रेसर। सबसे पहले क्या होगा जो, अब ध्यान रखना बिल्कुल जो हमने अभी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताया था बिल्कुल वैसे ही है, बट वहां पर हम क्या ले रहे थे एयर ले रहे थे, यहाँ पर क्या लेंगे रेफ्रिजरेंट
वेपर को यूज करेंगे। सो द वेपर एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर एंटर द कंप्रेसर। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो वेपर है वो कंप्रेशन करेगा और यहाँ पर क्या होगी, ये कंप्रेस होगी। जैसे ये कंप्रेस होगी, ठीक है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज कर जाएगा। अब जो इस कंप्रेशर में जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं। ठीक, अब क्योंकि अब यहाँ पर वेपर कंप्रेस्ड होगी तो उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो गया है, तो ये हाईली प्रेशराइज्ड एयर कहां पहुंचेगी, कंडेंसर में। कहां पहुंचेगी, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगी, ये कंडेंस्ड होगी, ठीक है, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस वेपर आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर enters the condenser where it is condensed into high pressure liquid and is collected in a receiver bank। क्या होगा, वहां पे एक रिसीवर टैंक में कलेक्ट हो जाएगी। अब उस रिसीवर टैंक से कलेक्ट होने के बाद ये कहां से पहुंचेगी, एक्सपेंशन वॉल में। कहां पहुंचेगी ये, एक्सपेंशन वॉल में। एक्सपेंशन वॉल में क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। उसके बाद से वो कहां पहुंच, यहाँ पे फर्दर ये हीट को गेन करेगी, हीट गेन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद से कहां पहुंच जाएगी, कंप्रेसर में। तो कॉन्टिन्यूअस ये इसी साइकिल पे वर्क करती रहती है। जो कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो हाफ साइकिल में तो लिक्विड फेज में रहता है और हाफ साइकिल में वो वेपर फेज में रहता है। क्या आता है, हाफ साइकिल में मतलब कंप्रेसर और इवेपोरेटर में तो वेपर फेज में रहेगा और कंडेंसर और एक्सपेंशन वॉल्व में वो लिक्विड फेज में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझिएगा कि सारे के सारे जो पढ़ा रहा हूं आपको, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन्हीं पर बेस पूरी की पूरी यूनिट्स हैं। ठीक है, उस यूनिट का क्या है, बिल्कुल ये बेस है, ये साइकिल क्या है, बिल्कुल बेस है, ये सिस्टम क्या है, उसका बिल्कुल बेस है। ये सारे सिस्टम अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो ये समझिए कि आपके आने वाले यूनिट का बिल्कुल बेस भी समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। So the absorption refrigeration system differs fundamentally from vapor compression system only in the methods of compressing the refrigerant। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिर्फ एक चीज में ही डिफर है, क्या, कि हम रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस कैसे कर रहे हैं, उसको हम कंप्रेस कैसे कर रहे हैं। सो द एब्जॉर्प्शन या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स डिफर्स फंडामेंट वेपर कंप्रेशन सिस्टम only in the methods of compressing the refrigerant। So in absorber generator and pump in the absorption refrigeration system replace the compressor of a vapor compression system। ध्यान देना, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम था वहां पे क्या लगा था, एक क्या लगा था वहां पर, कंप्रेसर। ध्यान दो, मैं दिखा रहा हूं आपको, वहां पे क्या लगा हुआ था, एक देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक कंप्रेसर। क्या लगा था, एक कंप्रेसर। और यही कंप्रेसर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक रिप्लेस जाता है, एक एब्जॉर्बर जनरेटर और पंप में। क्या जाता है, जनरेटर जनरेटर पंप और एब्जॉर्बर। तो इस कंप्रेसर की जगह क्या लगा देते हैं यहाँ पर, एक जनरेटर लिक्विड पंप और एब्जॉर्बर। सो एन एब्जॉर्बर जनरेटर एंड पंप in the absorption refrigerating system replace the compressor of a vapor compression system, जैसा कि इस डायग्राम में शो कर रखा है। सो अमोनिया वेपर इज प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर। इस जनरेटर में क्या होगी, अमोनिया वेपर प्रोड्यूस होगी एट हाई प्रेशर from the strong solution of ammonia by an external heating source। ठीक है, उसके बाद से कहां पर आएगी, यहां पर जनरेट करने के बाद से कहां भेजेंगे इसे, लिक्विड पंप के थ्रू यहां पर एब्जॉर्बर में। ठीक है, जब जनरेट होगी यहां पर एब्जॉर्बर में आएगी,
ठीक है। उसके बाद से ये फिर यहाँ जनरेटर जाके कहाँ पहुंचे, कंडेंसर में। कंडेंसर में कंडेंस होगी, कंडेंस होने के बाद फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। उसके बाद से एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ है, वहां पर उसका रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम हो जाएगा। उसके बाद से कहाँ भेजेंगे उसे, इवोपरेटर में, जहां पर की रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इवोपरेटर वो स्पेस जहां पर कि हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहाँ पर क्या करेगी, ये जो लिक्विड आएगा यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो यहाँ से हीट को गेन करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर के बाद से फिर कहाँ पहुंचेगा, लिक्विड पंप के थ्रू जनरेटर में, और कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से ये साइकिल वर्क करती रहेगी। ठीक है। तो ये था मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की रेफ्रिजरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। ये व्हाट डू यू मीन बाय सीओपी, सीओपी होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जितने भी आने वाले जो 3 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है, वहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल सब में हम क्या निकालते हैं, उसकी सीओपी। मतलब क्या है कि उस साइकिल या उस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और बहुत ही समझ के इसको पढ़ना है। इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है। सो द एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना। जो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप है वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, उसको हम सीओपी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि जो हीट इंजन होते हैं, तो हीट इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो वहां पे क्या निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है, अगर इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। द वैल्यू ऑफ सीओपी कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, सीओपी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। थर्मल एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना, समझने वाली बात है यहाँ पर, जो सीओपी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो 1 से ज्यादा नहीं होती कभी। द सीओपी रिप्रेजेंट द रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। जो सीओपी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि कोई भी हीट पंप या रेफ्रिजरेटर रन कर रहा है, कोई भी रेफ्रिजरेटर या हीट पंप वर्क कर रहा है, तो उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है। तो अगर उसकी रनिंग कॉस्ट हमें निकालनी है तो सीओपी को फाइंड आउट करके हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की रनिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। ये तो बात है सीओपी की। अब देखते हैं कि सीओपी है क्या बेसिकली। सो सीओपी क्या है, हमें क्या निकालना, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन इन द रेफ्रिजरेटर। समझना, मान लेते हैं यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है, कोई भी एक ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है और ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि अब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को रिमूव करना और कहाँ भेजना, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो हमें पता है कि हमने जो सेकेंड लॉ पढ़ा था, हमने केल्विन, ध्यान रखना वहां पर जो सेकेंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स जो सेकेंड लॉ पढ़ा था हमने, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि जब भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। विदाउट गिविंग एक्सटर्नल वर्क इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वर्क देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क देना पड़ेगा। और जब हम वर्क देंगे तो इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट रिमूव होगी। तो सीओपी क्या है, कि हमने जितना वर्क दिया है, मान लेते हैं हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हमने जितना, हमें अब लो टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या है, कि हमें इतने अमाउंट ऑफ हीट को मेंटेन करना है। लो टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या है, कि कॉन्टिन्यूअस समथिंग अमाउंट ऑफ हीट हमें लगातार निकालते रहना है। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालनी, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो सीओपी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, defined as the ratio of heat extracted from the in the refrigerator to the work done on the refrigerator. It means क्या है, ही रेफ्रिजरेटर को से कॉन्टिन्यूअस हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस रेफ्रिजरेटर पे कितना वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, तो सीओपी क्या कैसे डिफाइन होगा, सीओपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू। सीओपी क्या है, क्यू अपॉन डब्ल्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क। एक डेफिनेशन इसकी और बात ही है यहाँ पर, सीओपी को हम लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन, it is the ratio of refrigeration effect upon energy input, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी और भी बनती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट, ठीक है। तो एक सीओपी की डेफिनेशन ये भी है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर सीओपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिस्टम। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो एक सिस्टम के द्वारा कितने अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कूलिंग वहां पर हो रही है, वही क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब जिस स्पेस को हमें कूल करना है, ठीक है, तो उस स्पेस को कूल करने के लिए, ठीक है ना, हम कॉन्टिन्यूस वहां पे हीट रिमूव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीओपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। एक डेफिनेशन और है, सीओपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट और एनर्जी इनपुट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है ना। रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है। जो रेफ्रिजरेटर है वो किस पे वर्क करता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क करता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पर। सो रेफ्रिजरेटर है क्या, इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल। रेफ्रिजरेटर क्या, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लो टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, और उस लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें वहां पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन प्रोसेस स्टेटमेंट। प्रोसेस स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या कहा था क्लॉसेस, उन्होंने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट वर्किंग। प्रोसेस ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफर करे विदाउट वर्क इनपुट, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्क इनपुट दे रहे हैं तो ऐसा डिवाइस पॉसिबल है, और वो डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, तो रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर या लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल work. So refrigerator used to maintain low temperature as compared to surrounding, जिसको कि हमने यहाँ पर डायग्राम में, ये रेफ्रिजरेटर, इस पे वर्क इनपुट करेंगे तो लो टेम्परेचर से कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ हीट लेगा और हाई टेम्परेचर मीडियम पर उस हीट को ट्रांसफर करेगा। अब क्या निकालेंगे इसकी सीओपी, कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी। तो सीओपी क्या होगी, रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन वर्क रिक्वायर्ड। दो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड और कूलिंग इफेक्ट अपॉन। अब समझो चीज को, बहुत आसान है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमें हमारी क्या इच्छा है, हमारी इच्छा तो यही है ना कि लो टेम्परेचर मेंटेन रहे। हमारी तो इच्छा यही है ना कि रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतने अमाउंट ऑफ हीट कॉन्टिन्यूस निकालनी पड़ेगी। तो हमारा मेन एम क्या, हमारी इच्छा क्या है कि भैया लगातार यहाँ से इतने अमाउंट ऑफ हीट निकलती रहे। अब इतने अमाउंट ऑफ हीट लगातार निकलती रहेगी तो उसके लिए इतने अमाउंट ऑफ वर्क भी हमें देना पड़ेगा। तो सीओपी क्या बन जाएगी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन डब्ल्यू। क्या बन जाएगी, क्यू एल अपॉन डब्ल्यू, जहां पर क्यू एल क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, और डब्ल्यू क्या है, वर्क इनपुट। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो क्यू एच माइनस क्यू।
वर्क डन कितना होगा, QH माइनस QL। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QL अपॉन QH माइनस QL। तो इस तरीके से हम रेफ्रिजरेटर की COP को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट पंप। हीट पंप क्या आता है, तो हीट पंप है वो किस पर वर्क करता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे। ठीक है, किस पे वर्क करता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पर। ठीक है, तो क्या कहता है, इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल। ठीक है, तो हीट पंप क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम और उसको हाई टेम्परेचर, तो it absorbs the heat from the low temperature medium and rejects heat into high temperature medium by consuming external work. Heat pump used to maintain higher temperature as compared to surrounding. तो दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, और जो हीट पंप होता है वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। क्या करता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। और कभी कभी एक ही डिवाइस एज ए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों की तरह वर्क करता है। तो हीट पंप क्या है, तो हीट पंप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग, एंड फॉर डूइंग दिस अ कॉन्टिन्यूअस वर्क इज डन ऑन द हीट पंप। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, यहाँ पर हम हीट पंप की सीओपी निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हीट पंप की सीओपी निकालेंगे। अब ये सीओपी निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है वो, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या वर्क रिकॉर्ड। मतलब जो भी डिजायर्ड इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना वर्क देना पड़ रहा है, या हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर सीओपी निकाली थी तो वहां पे क्या था, कूलिंग इफेक्ट, बट यहाँ पर क्या है, हीटिंग इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम हायर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग में लो टेम्परेचर है, वहां से हीट को निकाल के हम हायर टेम्परेचर में भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अब हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि हमें इसको मेंटेन करना है। हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि हमें इसे मेंटेन करना है। जब भैया इसे मेंटेन करना है मतलब हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टीएच को मेंटेन करने का मतलब क्या है, हमें क्यूएच को मेंटेन करना है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इतना मेंटेन करने के लिए हमें इतने अमाउंट ऑफ हीट लगातार यहाँ पर देनी होगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि इतने अमाउंट ऑफ हीट लगातार ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इतने अमाउंट हीट लगातार ट्रांसफर करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि भैया टीएच मेंटेन रहे, और टीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूएच को मेंटेन करना पड़ेगा। टीएच को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूएच को मेंटेन करना पड़ेगा। सो सीओपी क्या बन जाएगी ऑफ हीट पंप की, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यूएच अपॉन डब्ल्यू। क्या बन जाएगी, QH अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, QH माइनस QL। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। क्या हो जाएगी हीट पंप की COP, QH अपॉन QH QL। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है। वी नो दैट COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन डब्ल्यू। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन डब्ल्यू, और COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, और क्या करें, COP ऑफ हीट पंप में क्या है, QH अपॉन QL, यहाँ और एक ऐड कर दे। हमने क्या करा, एक माइनस करा और एक यहाँ पर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन में। ठीक है, और क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब यहाँ पर इतने का एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, QH माइनस QH प्लस QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1। क्या बन जाएगा यहाँ पर, जब एलसीएम लोगे तो ये QH माइनस QL यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का सिंबल, तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो COP ऑफ हीट पंप क्या बन जाएगी, QH माइनस QH प्लस QL अपॉन
QH माइनस QL। अब QH से QH कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या बचेगा, QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1। क्या बन जाएगा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1। बट QL अपॉन माइनस QL क्या है, इट इज द COP। किसकी COP है, रेफ्रिजरेटर। तो हम लिख सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। जो हीट पंप की COP होगी वो रेफ्रिजरेटर के COP से एक ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप हो गए होंगे। तो हम यहाँ पर इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है यहाँ पर कि अ कोल्ड स्टोरेज इज टू बी मेंटेन्ड एट -5 सेंटीग्रेड while the surrounding air at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या करना है, एक कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करना है जिसमें टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 29 किलोवाट। अब जो सराउंडिंग से कोल्ड स्टोरेज को हीट लीक हो रही है वो कितनी है, 29 किलोवाट। ठीक है, सो द एक्चुअल COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 1/3 ऑफ एन आइडियल प्लांट वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। अब जो एक्चुअल COP है रेफ्रिजरेटर प्लांट की वो आइडियल की 1/3 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। अब इस प्लांट को चलाने के लिए हमें कितने पावर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है, हमें कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करना है। इट मींस क्या, ये रेफ्रिजरेटर का न्यूमेरिकल है, तो उस पर क्या करना था, पहले हमने डायग्राम बना लिया, हमने बना लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है उसको क्या करते हैं हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आए तो जब भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना -5 डिग्री। अब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो T1 कितना हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर -5 + 273, इट मींस 268 केल्विन। क्या हो जाएगा, 268 केल्विन। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T2 इज इक्वल टू 35 + 273, इट मींस 308 केल्विन। तो T2 कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। ठीक है, एंड Q1 यहां से जो कितने अमाउंट ऑफ हीट लीक हो रही है वो कितना है, 29 किलोवाट। तो ये वैल्यूज गिवन है, हमने यहाँ पर लिख ली। पर एक कंडीशन हमें गिवन है, वो कंडीशन क्या गिवन है कि COP और एक्चुअल COP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आइडियल COP। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले आइडियल COP निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक डायग्राम बना लिया। एक रेफ्रिजरेटर प्लांट है जो T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। हमने मान लिया कि यहाँ पर WR वर्क और पावर है जो इस प्लांट को चलाने के लिए जरूरत है ना। WR क्या है, वर्क या पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। तो हमें इसी की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइडियल। तो आइडियल COP का फॉर्मूला क्या होगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या होता, रेफ्रिजरेटर COP कैसे निकालते थे, तो QL अपॉन QH माइनस QL। तो हम उसका करेंगे, एक फॉर्मूला और था वहां पर, वो फॉर्मूला बनता है T1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 कितना है 268, T2 कितना है 308 और T1 कितना -268। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.7। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.7। इट मींस जो आइडियल प्लांट है उसकी COP कितनी है, 6.7। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो आइडियली कितनी है, 1/3 है। कितनी है बेटे, आइडियली कितनी है, 1/3 है। तो जो ये वैल्यू आई क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो COP एक्चुअल COP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आइडियल COP, इट मींस 6.7 इज डिवाइड बाय 3 और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.233। तो एक्चुअल COP कितनी हो गई, 2.33, है ना। ठीक है, एक्चुअल COP निकल गई। बट हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या एक्चुअल COP का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 अपॉन WR या फिर QL अपॉन WR। ये तो फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो हमें एक्चुअल COP पता है वो कितनी है, और ठीक है, और Q1 की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना, WR। तो WR निकल जाएगा, तो WR को इधर भेज दो, COP को नीचे ले आओ। तो WR इज इक्वल टू Q1 अपॉन एक्चुअल COP। क्या मिल जाएगा, WR इज इक्वल टू Q1 अपॉन एक्चुअल COP। एक्चुअल COP कितनी है यहाँ पर, Q1 कितना गिवन है 29, एक्चुअल COP कितनी है 2.33। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.987 किलोवाट।
ठीक है, तो इस प्लांट को वर्क कराने के लिए, ड्राइव कराने के लिए हमें 12.987 किलोवाट पावर की जरूरत होगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, करना बहुत ही आसान होता है। तो एक बार हम रीजन कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक करे हैं। तो आज हमने यूनिट 1 का पार्ट ए करा है, ठीक है, जिसमें जो हमने टॉपिक्स कवर करे वो टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है या एयर कंडीशनिंग क्या होती है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फिर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़े मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। हमने मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में 8 मेथड्स पढ़े। उसमें पहला हमने पढ़ा आइस रेफ्रिजरेशन, देन हमने पढ़ा ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, उसके बाद हमने पढ़ा इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन, उसके बाद से पढ़ा लिक्विड रेफ्रिजरेशन, देन हमने पढ़ा गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन, उसके बाद से पढ़ा हमने एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, फिर हमने पढ़ा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, और लास्ट में पढ़ा हमने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये 8 रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने पढ़े। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा टॉपिक वो हमने पढ़ा कि सीओपी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, देन उसके बाद से हमने पढ़ा कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फिर हमने रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाली। देन हीट पंप क्या होता है, फिर हमने हीट पंप की सीओपी निकाली, और उसके बाद से हमने रिलेशन निकाला बिटवीन सीओपी एंड रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, और उसके बाद इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल कर। तो आई होप सो कि आपको सारे टॉपिक की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे, क्योंकि ये पूरे, ये और पार्ट बी है, जिसका पार्ट बी पढ़ाऊंगा मैं, तो वो क्या है, उस पूरी सब्जेक्ट का बेस है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, जितना अच्छी तरीके से इस लेक्चर को ग्रेस्प करेंगे, इस टॉपिक्स को समझ लेंगे, उतना ही आसान होगा आने वाले यूनिट्स को पढ़ने में। थैंक यू।